नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब इस सत्य से बखूबी वाकिफ है कि 5 अगस्त 2019 को एरसवाल रियासत जम्मू कश्मीर एक नए परिवेश में पदार्पण कर चुकी है। जी हाँ, 5 अगस्त के बाद जहां एरसवाल रियासत जम्मू कश्मीर से 35 से आर्टिकल 370 को हटाया गया और पूर्णतः केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के रूप में परिभाषित कर चुकी है। और ऐसे में पिछले काफ़ी समय से ये आशा थी कि ये जो एक पीआरसी यहाँ के लोगों को दिया जा रहा था, उसके बदले में क्या एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आएगा और किस स्वरूप में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसकी नोटिफिकेशन आएगी। ऐसे में इन सभी आशंकाओं पर विराम लगाते हुए अंततः डोमिसाइल को लेकर नोटिफिकेशन आई है। कितना महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन है और क्या एक पूरी तरह से जो हम भारत के साथ जम्मू कश्मीर के एक होने का सबूत की बात करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आने के बाद कई हलकों से कुछ तरह की आवाज़ें, रिएक्शंस आ रही हैं। कितना महत्वपूर्ण और उसके कितने दूरगामी प्रभाव खासकर इस नोटिफिकेशन के देखने को मिलेंगे, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन श्री सुनील सेठी जी बैठे हैं। खासकर जो आज का इशू है, जो आज का मुद्दा है, उस पर आप अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के स्पोक्स पर्सन श्री रविंदर शर्मा जी बैठे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन, पूर्व मंत्री श्री हर्षदेव सिंह जी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। सेठी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। यूँ तो हमारे इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी पार्टिसिपेंट आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं। सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर की स्थिति आई और पीआरसी आर्टिकल 370 35 के रिवोकेशन के बाद जो स्थिति हमारे सामने आई है, उस कड़ी में डोमिसाइल को लेकर आवाज़ें उठ रही थी। अंततः डोमिसाइल और उस पर नोटिफिकेशन भी सामने आई है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A को ध्वस्त करना जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांतों में था। और जो नेशनलिस्टिक फोरम्स थे, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी थे, उनको भी लगता था कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम की वजह जो है, उसमें एक मेजर पार्ट जो है वो आर्टिकल 370 और 35A का रोल भी है। और फिर एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं जो कि प्रॉम्प्ट होती थी आर्टिकल 370 और 35A की सिचुएशंस जो क्रिएट की थी उसकी वजह से। 5 अगस्त को जब ये डिसाइड हुआ कि आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म होगा, तो उसके साथ ही जो ढांचा बना हुआ था स्टेट सब्जेक्ट का जी, कि जिसमें जम्मू कश्मीर में अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों तक ही सीमित थे। वो चाहे अधिकार ज़मीनों की ओनरशिप के लिए हो, चाहे वो नौकरियों के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, स्कॉलरशिप के लिए हो। तो उस ढांचे को ख़त्म होना ही था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कर गया, क्योंकि फिर भारत के सब नागरिक थे और सभी को वही समान अधिकार हैं जो बाकी भारत में होंगे। तो ये 5 अगस्त की जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जब स्टेट सब्जेक्ट का ढांचा नहीं रहा और फिर उसके बाद ये डिफाइन होना ज़रूरी था कि अब नए परिवेश में जो है वो क्या स्थिति रहेगी। तो उसके लिए डोमिसिलरी नोटिफिकेशंस जो है इशू की गई आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसीलिए इसमें टाइम भी लगा। इस काफ़ी सोच विचार के बाद ये हुआ। उस डोमिसाइल की नोटिफिकेशन में अब ये चीज़ क्लियर है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं वो अब स्टेट सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। वो डोमिसिलरी सर्टिफिकेट लेने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो लोग 15 साल से ज़ायद जो है वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको डोमिसाइल मिल सकता है। मैं फॉर्मेलिटीज़ की बात जो है बाद में करूँगा। जो 10 साल से नौकरियां यहाँ पे कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो भी ले सकते हैं। जो 7 साल से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 10th 12th यहाँ पे किया है, वो भी मिल सकता है। जो डिफेंस फोर्सेस पर्सनल्स हैं, IAS IPS IAS जो सिविल सर्विसेज में सेंट्रल सिविल सर्विसेज के हैं, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। जो लड़कियां हैं जिनकी शादियां जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी, उनके बच्चे जो हैं वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है। खासकर जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, तकरीबन 1.5 लाख के करीब, अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा नंबर, जिनको पिछले 73 साल से राइट नहीं मिले जम्मू कश्मीर में। ना उनको राइट ज़मीन का था, ना पढ़ाई का था, ना
नौकरियों का था, उनको जो है वो इसमें डेफिनेशन में लाया गया कि अब डोमिसाइल जो है उनकी डेफिनेशन में वो भी आएंगे और उनको समान अधिकार होंगे। वो अधिकार वो वोट डालने का भी होगा, असेंबली में भी वो वोट डालेंगे, बाकी जगह भी जब इलेक्शंस होते हैं तब भी उनकी वोटिंग होगी। इसी तरह जो वाल्मीकि समाज है, जिनको हमने खुद बुलाया बाहर से, पंजाब से, और यहाँ ला के उनको हमने खाली स्वीपर की कैटेगरी के लिए फिक्स कर दिया कि स्वीपर से बाहर आप नहीं जाओगे। अब वो वैसे ही डोमिसाइल है जैसे मैं और हर्ष जी हैं या रविंदर जी हैं, और वो भी वो सारे के सारे बेनिफिट्स उनको भी अवेलेबल होंगे। गोरखा समाज जो है उनको बेनिफिट होगा। ऐसे विस्थापित पीओजे जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सके 1947 के बाद, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरी स्टेट्स में चले गए, और जिनको आज तक अधिकार नहीं था क्योंकि रिक्वायरमेंट जो स्टेट सब्जेक्ट की थी उसमें वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी होता था, उनको भी अब ब्रैकेट इन किया गया है। कुल मिला के जो एक टोटल इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस शुरू हुई थी 5 अगस्त को, और ये सोच थी कि जम्मू कश्मीर जो है वो राष्ट्र की मुख्य धारा का जो है वो पूरी अमलगमेशन हो जाए। मैं इसमें वर्ड मर्जर या एक्सेशन वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, टोटल अमलगमेशन हो जाए। वो प्रोसेस इन डोमिसिलरी नोटिफिकेशन से जो है वो होती हुई दिखती है। मैं आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव ने भी आना था, नहीं आ पाए। पीडीपी वाले भी आते, अच्छी बात थी, क्योंकि जिन लोगों की कंसर्न है नोटिफिकेशंस को लेके, हमें खुशी होगी कि उनके कंसर्न सुने, और अगर क्लैरिफाई हम कर सकते हैं उनके कंसर्न को तो उनको क्लैरिफाई किया जाए। ये भी हो सकता है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये भी हो सकता है कि कोई सजेशन, कोई कंसर्न ऐसे भी आए जिसके ऊपर हमको भी सोचने की ज़रूरत पड़े कि इसमें कुछ क्या फर्दर करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हालात बने हैं उन हालात में जिस तरह की प्रोसेस शुरू हुई है, ये प्रोसेस जो है ये ग्राइंडिंग प्रोसेस है। इससे जो सेपरेटिज्म का जो कंसेप्ट बना था जम्मू कश्मीर में, जो 1947 से शुरू हुआ, वो कंसेप्ट सेपरेटिज्म का जो है वो ग्राइंड डेफिनेटली होगा। और जो एक जम्मू कश्मीर को बनाया गया था जैसे पानी के ऊपर तेल है, ऑयल पानी के ऊपर आप फेंक दो तो वो पानी में खत्म नहीं होता, उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रहती है। यस, ऐसा ही जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट जब होती थी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये था आप हिंदुस्तान का हिस्सा हो, लेकिन हिस्सा होते हुए भी आप में थोड़ी सी अलग आइडेंटिफिकेशन आपने बचा के रखी। वो आइडेंटिफिकेशन पानी पे तेल वाली जो है वो अब खत्म हुई। अब पानी में तेल नहीं है, पानी में दूध है। अब ये मिक्स है, अब इसमें पानी कौन और दूध कौन, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। और बदले हुए हालात में, बदले हुए परिवेश में हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अब हालात 5 अगस्त 2019 के पहले वाले नहीं हैं, और ना ही वो कभी होने वाले हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है वो अलग बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। उसके अलावा पॉलिटिकली ये एक हिंदुस्तान में पूरे का पूरा इसमें चर्निंग प्रोसेस हुई है। पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बैठी है जिसमें सारी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में ये गलत धारणा थी कि जम्मू कश्मीर के बारे में फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग ही करेंगे, जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबली ही करेंगे। वो धारणा शुरू से ही गलत थी। जम्मू कश्मीर के बारे में जब सेक्रीफाइस देने की बात आती है, जब यहाँ पे खून देने की बारी आती है, तब पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे आएंगे। एक बंगाली, एक असम का आदमी, एक तमिलनाडु का आदमी, एक गुजरात का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी उठ के आएगा, यहाँ पे खून देगा अपना। उसका खून कश्मीर की घाटियों में मिला है। लेकिन जब उनकी सलाह मशवरे की बात आएगी तो उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करेगी, ये नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में राय जो है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में पूरे देश की राय। मैं दो पार्टीज में मेरे दोस्त हैं जो सामने बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान की राय जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि हिंदुस्तान के एक हिस्से में क्या चीज होनी है, क्या डेवलपमेंट होनी है, क्योंकि आप किसी को अलग करके पूरे नेशन से नहीं दे सकते। ये कंसर्न्स क्या है इन लोगों के, इनको कहाँ पे डिफिकल्टी लगती है कि ये डोमिसिलरी डेफिनेशंस के ऊपर कहाँ पे इनको लगता है कि कोई चीज जो है खदशा है कि वो ठीक नहीं होगी, हम उसको सुन के उसका जवाब जरूर देना चाहेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वाद विवाद तो नहीं करूंगा ये, लेकिन चर्चा के बाद हो सकता है कि काफी कंसर्न जो है इनके आंसर हो जाए, या कुछ कंसर्न जो है वो इनके जो है जेन्युइन हो, जिनको हम नोट कर सकते। चलिए साहब, जैसे आपने कहा कि टोटल इंटीग्रेशन और एमएलगमेशन की आपने बात की, रविंदर जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। खासकर 5 अगस्त के बाद जो सिनारियो जम्मू कश्मीर का उत्पन्न है, क्या कहेंगे? देखिए, सेठी साहब ने बड़े विस्तार से बातें तो कही,
लेकिन इन्होंने कहा कि सेपरेटिज्म जो है उसको ध्वस्त तो करना था, वो सब लगे रहे। 70 साल के सेपरेटिज्म की कोई जगह नहीं है। 370 या 35 ये इनका मौक़िफ़ था, पॉलिटिकल मौक़िफ़, उसको इन्होंने ध्वस्त किया। लेकिन रियासत को ध्वस्त करना ये सोचा नहीं था कि इन्होंने उस बुनियादी पहचान को ही ख़त्म कर देंगे। उसकी आड़ में वो किस सोच का हिस्सा है वो हमें अभी तक समझ नहीं आया। डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स के मेरे से बेहतर सेठ साहब समझ सकते हैं कि और भी मैकेनिज्म हो सकते थे इस रियासत को एक खूबसूरत रियासत रख के तीनों रीजन्स की बेहतर डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन, अटानमस और जो है वो सॉल्यूशंस कहीं होते। अगर ये जो बात आज कर रहे हैं कि करने के बाद हमारा सुनना चाहते हैं और फिर भी अगर रिकन्सिडर करेंगे तो बड़ा अग्रीमेंट होगी। लेकिन 6 साल में ऐसा सुना नहीं ना समझा। पार्लियामेंट के अंदर भी किसी को 1 मिनट पहले भी खबर नहीं थी कि क्या करने वाला है और किस किस्म की चर्चा हुई। उस चीज़ को जो इतिहास में कई चीज़ें गलत भी होती हैं, कई चीज़ें ठीक भी होती हैं, उनको एक तरफ से ख़त्म करने में वो सबके सामने है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, वो अलग इशू है। लेकिन हम कितने सहमत हैं कि जिस तरीके से उस सारी चीज़ को ख़त्म किया गया, बहुत सी चीज़ों पे मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं कि जिस तरीके से रियासत को बिल्कुल डिसबैंड करके और डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, और जो नया मैकेनिज्म पूरी तरह से हम उस चीज़ के साथ सहमत कभी नहीं। हम समझते हैं कि अगर चर्चा होती, अगर इस मंशा से चर्चा होती कि देश के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर एक आकार बनाना है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत सी चीज़ों पे सहमति हो सकती थी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज की, कहीं की रिजर्वेशन भी हो सकती थी। लेकिन कुछ मुद्दे उसमें ऐसे थे जिन पे आगे बढ़ा जा सकता था। 370 का क्या रूप हो, स्वरूप हो, कोई अगर उस बात पे गंभीरता से चर्चा करता, पार्लियामेंट के बाहर भी करता। इस देश में डेमोक्रेसी या ऑल पार्टी कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बने हों, 70 साल से रहे हों। लेकिन खैर वो ना इनके हाथ में ना हमारे हाथ में, जो हुआ वो अलग चैप्टर के, हम कितने सहमत हैं वो चीज़ें उसमें बदली जा सकती थी। हमने कहा कि बेस्ट पाकिस्तान की बात है, वो 70 साल से हम भी कहते रहे कि बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ का हिस्सा हैं, यहाँ आए, उनको ज़मीनें भी दी गई, उनको अधिकार वो नहीं मिले, लेकिन शायद 2,22,000 कनाल के करीब ज़मीन जो है उनके कब्जे में थी, रखी गई, और ये लिखा गया कि उनको डिस्पोजेस नहीं किया गया। हमारी भी ये सरकार आई तो डोमिसाइल राइट गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ कैबिनेट में उन्होंने, उनकी सरकार में ये फैसला हुआ था कि ठीक है इनको देना चाहिए, लेकिन कई चीज़ों पर सहमति नहीं बनती थी। इसी तरह से जो और वर्ग थे, वाल्मीकि या दूसरे हैं, उनके हम भी सिम्पथाइज थे कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। उसके अलावा कि जो लोग पुश्तैनी बाशिंदे थे, अब हम डोमिसाइल पे आ रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ के कि कितना ठीक हुआ या कितना नहीं हुआ। अमेंडमेंट के रूप में किन चीज़ों को वन टाइम वो किया जा सकता था कि इतना बड़ा टर्माइल ना होता, आगे इसके क्या नताज होंगे वो देखेंगे। कुछ चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता था, अमेंड किया जा सकता था अगर वो चर्चा होती। हालांकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं, लेकिन डोमिसाइल पे अब जो ये कहा इन्होंने 5 अगस्त के बाद, ख़ास करके दफ़ा 370 को जिस तरीके से अमेंड किया, जब अब्रोगेट किया, उसके बाद भी ये एश्योरेंस दिया बीजेपी के टॉप लीडर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की लोगों की ज़मीन और उनके जो राइट्स टू जॉब है युवाओं के, वो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा और उसमें कोई बाहरी आदमी जो है वो अधिकारी नहीं बनेगा, हकदार ही नहीं बनेगा। लेकिन अब चूँकि डोमिसाइल की जो डेफिनेशन है उसमें ये लोग तो छोड़ कर के जो पुश्तैनी बाशिंदे नहीं रहे, जिनकी कोई वाबस्तगी जम्मू कश्मीर में नहीं रही, महिलाएं जो हैं उनका अधिकार हाई कोर्ट ने भी यहाँ सुरक्षित रखा और उसके बाद असेंबली में भी हुआ। वो 2004 में आपको पता उनका नहीं था, लेकिन उनके बच्चों की बात में ठीक कही, वो अभी भी डिसाइडेड नहीं था। उसके अलावा 3 कैटेगरीज के वो लोग जो आपने कहा कि 15 साल यहाँ किसी भी रूप में रहे हैं और वो कोई बिजली का बिल, कोई ज़मीन का, कोई और डॉक्यूमेंट, नहीं है तो डॉक्यूमेंट भी है, और तहसीलदार के पास कौन सा डॉक्यूमेंट हो करके वो और उनके बच्चे वो कहीं भी पढ़े हों, उनके आगे बच्चे देश के किसी भी हिस्से में पढ़े हों, वो भी यहाँ के बच्चों के अधिकार के हकदार हो गए बराबर के। इसी तरह से
जो सेंट्रल सर्विसेज में जहाँ पे नौकरी किए हो, सेमी गवर्नमेंट या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके बच्चे 10 साल तक उन्होंने नौकरी पूरी की हो, किसी वालिदैन ने, माँ या बाप ने, उनके बच्चे देश के किसी भी कोने में पढ़े हों, विदेश में पढ़े हों, वो भी हकदार हो जाएंगे। और 7 साल तक कोई बच्चा अगर यहाँ पढ़ा 10वीं और 12वीं में, उसने अपील किया है, वो भी हकदार हो गए। ये 3 तो वो रास्ते हैं जिससे आपने वहाँ जो लोग जिनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई पुष्टि नहीं, रिश्ता नहीं रहा, छोड़ दीजिए कश्मीरी माइग्रेट या डिस्प्लेस्ड पर्सन, POK के हों या वेस्ट पाकिस्तान के हैं, उनका 70 साल से या उससे पहले से रिश्ता रहा, लेकिन इन 3 कैटेगरीज का डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं रहा। देश के कई कोनों में काम करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन यह है कि वो किस इंटेंशन से जाते हैं। और आपने सिर्फ सर्विसेज के आधार पे उन लोगों को, उनके बच्चों को यहाँ पे हज़ारों की तादाद में एलिजिबल कर दिया एक ही वन गो में। लाखों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो शायद हकदार हो जाएंगे, और कितने उस दरवाजे से यहाँ के डोमिसाइल बन जाएंगे। तो वो वादा कहाँ गया कि यहाँ के ज़मीन और यहाँ की नौकरी यहाँ के जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए है, और उस पर कोई दूसरा पक्ष, दूसरा जो है वो हिस्सेदार नहीं बनेगा। ये इनके वादे हैं। छोड़ लीजिए जो लोग 370 को तोड़ने के सहमत नहीं थे, या वो सारे अधिकार महफूज रखने के, लेकिन ये अधिकार अभी कई स्टेट्स में ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, कई स्टेट्स में, महाराष्ट्र में है, मुझे जाती जानकारी है कि वहाँ अगर कोई फौज में सर्विस करता है, सर्विस करने के बाद 15 रिटायर होने के बाद वहाँ रहने के बाद 15 साल के बाद उनके बच्चों को अधिकार मिलता है। मेरी परिवार के लोग, मैं जानता हूँ कि ये नहीं कि आप रहे 15 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी में, तो आप 10 साल तो आपके बच्चे उसी दिन से हकदार हो गए। रिटायरमेंट के 15 साल वेट करना है। फिर आप महाराष्ट्र जैसी स्टेट, यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा हो, यहाँ कोई जो है वो इसका इतिहास ऐसा ना रहा हो, वहाँ अगर इस किस्म के कानून हैं, वो भी इस रियासत का हिस्सा है, फिर इस देश में तमाम ऐसे डोमिसाइल, तमाम अधिकार ख़त्म होने चाहिए GST के तहत, फिर आप ओपन कर दीजिए। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि एक तो ये बात जो है, ये 3 कैटेगरी से फ्लड गेट्स खुलेंगी। दूसरा ये है कि जो POK डिस्प्लेस्ड पर्सन है, POJK के, जिनमें से सेठी साहब भी शायद हैं, मैं भी हूँ, हमारे पुश्तैनी वहाँ पे हैं, उनका भी एक ये है कि आपने स्पेसिफिकली माइग्रेंट्स के लिए तो कहा है, वो ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए ना तो डोमिसाइल रूल्स में, प्रोसीजर में प्रिस्क्राइब्ड है, हालांकि एक जगह रेफरेंस है कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो रिलीफ के पास रजिस्टर होंगे, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली नहीं, क्यों लिखने में परेशानी थी कि जो POJK के 47 के अगर आप करने ही लगे हैं, तो 1947 के वो शरणार्थी जो यहाँ आए, जो यहाँ से बाहर गए, उनके लिए स्पेसिफिकली आपने कहीं प्रोविजन नहीं रखा है, डोमिसाइल रूल में भी नहीं रखा है, और उसमें कन्फ्यूजन ज़रूर आएगा। और फिर वो आज तक PRO के पास रजिस्टर होते रहे, और कहीं और आपने कहा उसी क्या स्वरूप होगा, क्या ताज होंगे, एक वो बात। और इसकी अगली बात ये मैं कहूँगा कि युवाओं में इस चीज़ का रोष है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। आपने कहा कि ये अलगाववाद की भावना को क्रश करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आपके अधिकारों पे कोई डाका नहीं पड़ेगा। आपने बैंक की ख़त्म की, इसलिए सारी प्रोसेस आप पेंडिंग करते थे, क्वेश कैंसिल कर दिया आर्बिट्रेरली, कोई रीज़न के बगैर, और इसलिए क्योंकि इसमें बाहर के लोगों को एलिजिबल करना था, इस डोमिसाइल के तहत जो लोग एलिजिबल करने थे, इसलिए सारी पोस्टें जो है वो पेंडिंग रखी थी। और अब वो 50,000 1 लाख के वादे निकल के 10,000 पे आ जाते हैं, और उसमें क्या होगा इन चीज़ों का। रविंद्र जी, मैं दोबारा आप पे आऊँगा, उससे पहले मैं हर्ष जी आपके पास आना चाहूँगा। हर्ष जी, यहाँ पर सेठी साहब और रविंद्र जी ने कई चीज़ों को खुलासा किया, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी क्या सोचती है इसमें? देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया। आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया। ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का टोटल इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए, जिसका जिक्र सेठी साहब ने भी किया, बहुत अच्छा, हम इसके हक में। मुकम्मल इंटीग्रेशन और अमेलगमेशन जैसे इन्होंने कहा, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एतराज़ होगा। इनफैक्ट
पैंथर्स पार्टी ही थी जो असेंबली के अंदर बार बार ये बिल लगाती रही, एक फ्लैग होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान का। मैंने बार बार इस संदर्भ में रेजोल्यूशंस दिए, बिल्स दिए असेंबली के अंदर, एक मुल्क में एक झंडा होना चाहिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इंटीग्रेशन की बात हम हमेशा करते रहे। जब 370 अबॉलिश हुआ हमने उसका वेलकम किया, लेकिन चंद एक कंसर्न्स थे हमारे लोगों के जिनको हमने उस वक्त भी उजागर करने की कोशिश की थी कि हमें कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस हैं, महाराजा हरि सिंह जी के टाइम से चलते रहे, कि हमारे जो जॉब्स होंगे वो यहां जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सुरक्षित होंगे, हमारी जो जमीनें हैं उनके ऊपर बाहर का कोई आदमी आके कब्जा नहीं कर सकता है। यह प्रावधान भी 1927 को महाराजा हरि सिंह जी ने एक कानून बनाकर हमारे लिए ये राइट्स अश्योर किए। 5 अगस्त से यह मुद्दा जो है ये बार बार उठाया जाता रहा, नौजवानों ने अपना कंसर्न का इजहार किया और बहुत जायज था कि हमारे जॉब्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपने जो भी किया है, आपने हमारी स्टेट को हमसे छीन लिया। हालांकि एक डाउनग्रेड किया गया था जम्मू कश्मीर को, किसी स्टेट को आज तक दर्जा नहीं घटाया गया। यूनियन टेरिटरी को हमने स्टेट बनते हुए देखा होगा, लेकिन स्टेट का दर्जा घटाकर उसको यूनियन टेरिटरी पहली बारी बनाया, लेकिन लोगों ने फिर भी एक्सेप्ट किया। लोग नहीं बोले, कुछ लोगों ने कहा दे दो इनको समर्थन, शायद कुछ अच्छा हो जाए, और बाकी जो बोलना चाहते थे उनको दबाया गया। आप बोल नहीं सकते, अगर आप बोलोगे तो सीधे जेल में जाओगे। जुबान लोगों की उस वक्त भी बंद की गई, हालांकि लोगों के दिलों में उस वक्त भी ये बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि आप नौजवान जो हैं खास तौर पर उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको अश्योर करते हैं कि आपके जॉब्स में किसी बाहर वाले की, किसी आउटसाइडर की, किसी दूसरी स्टेट के लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, और हम आपके ये कंसर्न्स जो है ये एड्रेस करेंगे। उसी वक्त ये कहा गया कि हम फौरी तौर पर अब 50,000 जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, जो हम फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर भरने जा रहे हैं। देखिए आपको कितना बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है, एक बोनांजा एम्प्लॉयमेंट का आपको मिलेगा। 10 महीने हो गए, आज तक 50,000 तो छोड़िए, 50 लोग भी नहीं लगे कहीं, और जब लगाने की बात आई तो कहा हम एक ऐसा डोमिसाइल लॉ ला रहे हैं आप, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान से आकर कोई भी यहां अप्लाई कर सकता है। 2 महीने पहले यह कानून लाया गया कि सिर्फ क्लास 4 की पोस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सुरक्षित रहेंगी, और बाकी के सारे पोस्ट के लिए ओपन कंपटीशन होगा पूरे हिंदुस्तान का कि किसी स्टेट से आकर यहां अप्लाई कर सकता है। हमने उसका एतराज किया, और बतौर मैं कोविड-19 की महामारी के दौरान भी मैं भूख हड़ताल पे बैठा। मैंने कहा ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे नौजवानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। सरकार ने उस डिसीजन को 2 दिन में वापस लिया, कहा ठीक है हम ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सुरक्षित करेंगे। लेकिन अब आए रूल्स 3 दिन पहले, उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि कोई भी जो 15 साल से किसी भी स्टेट का बाशिंदगान यहां रह रहा है उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसको नौकरी जम्मू कश्मीर के हिस्से की नौकरी लेने का अधिकार प्राप्त होगा। अब देखिए, मुझे बताइए विवेक जी, लाखों की तादाद में बाहर के लोग यहां सेटल हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। हजारों बिहार से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से हजारों लोग हैं, हजारों की तादाद में उत्तराखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कहीं कहीं से आके यहां बसे हुए हैं। और आपने जो रूल बनाए उनके तहत उन लोगों को भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदगान बनने का सर्टिफिकेट मिल सकता है।
उनको क्या करना है, सिर्फ एक बिजली का बिल होगा, वो भी काफी है, जो सबके पास है। एजुकेशन का होगा, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, वो भी आजकल सबके पास है। अगर उनके पास वोटर आई कार्ड होगा, वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने भी बनाया हुआ है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने स्टेट सब्जेक्ट तक बनाए थे, जो असेंबली के अंदर भी चर्चा हुई। राशन कार्ड बनाए, सरकारी स्कूलों में दाखिले लिए। आप कहते हैं जिसके पास ये होगा वो जम्मू कश्मीर का बिशंदगान हो गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है क्या? हमारे नौजवान कहां जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। हम भी भारतीय हैं, हमारे से बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। जो छाती पीटने वाले लोग हैं, हमने इनको देखा हुआ है किस तरीके से जवानों की शहादत का भी इन लोगों ने सियासी मुफाद उठाया। इन लोगों वो लोग आज अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुस्तानी कहते हैं। जिन लोगों ने कंधार में जाकर मसूद अजहर को छोड़ा, वो भी कहते हैं हम बड़े हिंदुस्तानी। अरे हिंदुस्तानी वो हैं जो हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज भी, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी असेंबली में एक बार अगर बिल लाया हो, पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर में एक झंडा होना चाहिए भारत का, तो मुझे बताइए। ये वो लोग हैं जब महबूबा मुफ्ती भाषण करती थी कि तिरंगे को झंडा देने, कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो बीजेपी के लोग तालियां बजाते थे। ये वो लोग आज अपने आप को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए ये लोग आ गए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अगर इनसे आप पूछो कि आप हमारे नौजवानों का हक ले रहे, कहते ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी वो है जो बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान की। हम लोग अपने लोगों की हिमायत करने के लिए, हमारे नौजवानों की बात कौन करेगा विवेक जी? जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भी हक है। मैं कहता हूं, आपने पीआरसी को ही क्यों नहीं जिंदा रखा? क्या जरूरत थी डोमिसाइल लॉ बनाने की? जो महाराजा हरि सिंह ने, जिसकी दुहाई आप सब देते हैं, जो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जिनको पूरी दुनिया मानती है, उनका बनाया हुआ कानून, उसमें आप कह देते वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को भी इसमें शामिल कर दिया। हमने वाल्मीकि समाज को भी इसमें हम शामिल कर देंगे। दूसरा जो गोरखा है उसको कर देंगे। रिफ्यूजीज भी हो गए, माइग्रेंट्स भी हो गए। आपने एक नई खिचड़ी बनाई कि जो बाहर से आएगा और बाहर से आने वाला इतनी आसानी के साथ सर्टिफिकेट बनाएगा विवेक जी कि उसको इतना लिबरल रखा हुआ है जितना पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है। अगर आपके पास एक लेबर कार्ड होगा ना, लेबर कार्ड तो कहीं से बना के लाइए, लेबर कार्ड देना है और डोमिसाइल बन जाना है जम्मू कश्मीर का। हमारे नौजवान कहां जाएंगे? और जी, क्या उनको अधिकार नहीं है? मैं बहुत बातें, मैं दोबारा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अब यहाँ सुनील जी ने कहा डॉटर्स, बाहर शादी हुई है। जब पीआरसी था तो जो डॉटर्स थी, हाईकोर्ट ने कह दिया इनको सर्टिफिकेट दीजिए। आपके डोमिसाइल लॉ में कहाँ है कि जो बाहर शादियां हो जाएं? कहीं लिखा हुआ है एक लफ्ज भी कि जिसकी शादी, उन्होंने कहा जो यहाँ होंगे, जो 15 साल से रह रहे हैं, जो बाहर के जो ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो और उनके बच्चों को मिलेगा। कहाँ लिखा हुआ है डोमिसाइल रूल्स के अंदर कि जिन बच्चियों की यहाँ से शादी हो जाएगी उनके बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा? कहीं नहीं लिखा हुआ है। हर जी, मैं दोबारा उससे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आइए बाद में मुझे बताइए कौन सी स्टेट में इतनी आसानी से डोमिसाइल मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में तो वो एंटर नहीं होने देते। 371 आर्टिकल है। सेठी साहब तो बहुत बड़े वकील हैं और इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी वाले इनको भेजते हैं कि जाके हमारी पैरवी करो, क्योंकि उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जवाब पहले मैं जवाब ले लेता हूं। पहले उस दोबारा पे उन स्टेटों में डोमिसाइल तो आप बना ही नहीं सकते हैं। हर जी, मैं दोबारा पे आऊंगा, इतने रिगरस कंडीशंस। हर जी मैं आप दोबारा आऊंगा। सेठी साहब, कुछ चीजें आपकी तरफ, एक तो क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं के राइट्स मारे जा रहे हैं, पीआरसी को जिंदा क्यों नहीं रखा गया? सर देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिनके आंसर अब जोर से बोलना अगर होगा तो शायद मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन ये डिस्कशन की बात है, इसमें आवाज रेज करने की जगह जो है वो इश्यूज को रेज करना ज्यादा देखिए ये पॉलिटिकल चीजें हैं, जज्बात नहीं, ये पॉलिटिकल चीजें हैं, जज्बात नहीं। एनीवे छोड़िए इसको। कुछ क्वेश्चंस जो है वो एप्रोप्रिएट हैं, रेलिवेंट हैं, जिनके जवाब देने जरूरी हैं।
डोमिसिलरी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं, लेकिन रविंदर जी ने और हर्ष जी ने भी इनडायरेक्टली कहा कि स्टेट को यूटी क्यों बनाया। स्टेट को आप स्टेट ही रहने देते तो तब भी काम चल सकता था। देखिए, स्टेट को यूटी बनाना जरूरी था, ये बाकी स्टेट की, आपने कहा कि कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि स्टेट को यूटी बनाया, कोई ऐसी एग्जांपल आप किसी स्टेट की भी नहीं देखोगे जिसमें ऐसे हालात हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। इतनी पिछले 30 साल से यहाँ पे कत्लो गारत चल रही है। ये हालात जो हैं ये नॉर्मल हालात नहीं है। ये हालात को देखते हुए स्टेट से यूटी बनाना फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हालात को वापस नॉर्मलाइज नहीं किया जाता, और उसके बाद प्रॉमिस है कि हालात के नॉर्मलाइज होने के बाद यूटी से हम वापस स्टेट में आ जाएंगे। ये टैक्टिकल डिसीजंस हैं, इसमें काफ़ी इनपुट्स जो है वो एजेंसीज के भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये सोच के चलिए कि स्टेट को यूटी बनाने में भारतीय जनता पार्टी की या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उसमें कोई फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रॉमिस है कि हम यूटी से वापस स्टेट लेके आएंगे जैसे ही हालात ठीक होते हैं। और अगर आपको पिछले 1 साल से, तकरीबन 1 साल से या 10 महीने से ये नहीं दिख रहा है कि हालात कितनी तेज़ी से बदले हैं ग्राउंड के ऊपर, तो फिर शायद आपको अपना सियासी चश्मा जो है उतारना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक लोकल लोगों की बात हर्ष जी ने कही, और उससे पहले हर्ष जी ने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉज बनाए थे। हम महाराजा हरि सिंह जी को हीरो मानते हैं जम्मू कश्मीर का, भारतीय जनता पार्टी वाली, और क्यों उनके लॉज को हम चेंज करना चाहते हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने बड़े ऐसे स्टेप्स किए जो कि देश हित में थे, लोगों के हित में थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराजा हरि सिंह जी हीरो हैं, हीरो रहेंगे। 1927 में जब स्टेट सब्जेक्ट लॉज बने तब हालात डिफरेंट थे। जम्मू कश्मीर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, हम पे ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। जम्मू कश्मीर रियासत उस टाइम पे महाराजा साहब के अंडर जो है वो सेमी इंडिपेंडेंट थी, रियासत थी। यहाँ पे हमने उस टाइम पे लोगों को रोका जो जम्मू कश्मीर के बाहर थे, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे, आप कर सकते थे। आज के दिन में 1947 के बाद जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हो गई, तो अब बाहर वाला कौन है? आप बात करते हो आउटसाइडर्स, आउटसाइडर कौन है? क्या दिल्ली में रहने वाला, हरियाणा में रहने वाला, पंजाब में रहने वाला आउटसाइडर है? क्या वो हमारे लोग नहीं है? और आप जो पैरिटी की बात करते हो, तो क्या हम लोग, अगर हम पंजाब में जाके बसते हैं, हम इस इंटेंशन के साथ आज मैं पंजाब में जाता हूं कि मैंने वहां पे बसना है, तो क्या मैं वहां का डोमिसाइल नहीं ले सकता हूं? मैं भी ले सकता हूं। हर स्टेट की अपनी रेगुलेशंस हैं, और जम्मू कश्मीर की रेगुलेशन टाइम पीरियड के हिसाब से ज्यादा है। आज के दिन में अगर कोई जम्मू कश्मीर में ये सोच के आए कि मैंने जम्मू कश्मीर में बसना है, तो उसको 15 साल यहां पे रहना पड़ेगा। 15 साल तक प्रोटेक्शन नहीं है, 15 साल के बाद वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करेगा। और आप गलत फहमी में लोगों को डालते हो जब ये कहते हो कि हजारों लाखों आदमी जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं बाहर से। रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड देखिए। आप सियासी बात करने की बात अलग है। जो लोग 15 साल के ऊपर, आप एप्लीकेशंस देखेंगे कितनी एप्लीकेशन आती हैं। जो लोग 15 साल से जायद जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। जो अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं, उनको ये कहना कि आप अब आगे 15 साल रहोगे तो उसके बाद हम आपको राइट देंगे, उसका मतलब ये हुआ कि उनकी एक जनरेशन जो है उसको आपने राइट डिनाई कर दिया। अब जो 15 साल से रह रहे हैं वो अगले 15 साल और वेट करेंगे, उनकी एक, जो उनके बच्चे हैं, उनकी एक जनरेशन है, उनके राइट खत्म हो गए। और क्या इसके रिवर्स में, क्या ये ऐसी सिचुएशन है कि जम्मू कश्मीर के बाहर वालों को राइट मिल रहा है और जम्मू कश्मीर वालों को नहीं मिल रहा? क्या हमारा राइट नहीं है डोमिसाइल लेने का बाहर का? प्रोसेस तो यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाएं, बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में आए। आप फिर एक अलग सा कुंभा बना के बैठना चाहते हो। और जहां तक नौकरियों की बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरियां जो है वो महफूज हैं। आप अगर मेरे से पूछोगे, अब डाटा जब सामने आएगा आपके सामने, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो कैटेगरी, जिन कैटेगरीज को तो ये ऑब्जेक्ट नहीं करते, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हो गए, पीओजे के रेफ्यूजीज हो गए, गोरखाज हो गए, वाल्मीकि समाज हो गया, जो बच्चियां हैं जहां की उनके आगे बच्चों की बात है वो मैं क्लियर कर दूंगा, उनकी बात है, उनके बारे में तो इनको ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इनके अलावा जो कैटेगरीज हैं उनमें से एतराज है उनके लिए जो 15 साल से ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। डाटा आ जाने दीजिए,
वो 1% से भी कम होंगे जो 15 साल से ज्यादा आज के दिन में यहां पे रह रहे हैं। जितनी एप्लीकेशंस होंगी वो 1% क्या आधे % से भी कम होंगे वो लोग जो इसके लिए बेनिफिट क्लेम करेंगे। लेकिन अगर आप सीरियसली ये सोचते हो, जैसे रविंदर जी ने कहा कि जो डिफेंस पर्सनल है जिसने यहां पे 10 साल से नौकरी कर ली, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो 10 साल से यहां पे नौकरी कर रहा है, आप चाहते हो कि उसको राइट नहीं दिया जाए? जो आदमी अपनी स्टेट को छोड़ के आपकी टेरिटरी में 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है, क्या आप उसको ऑप्शन नहीं दोगे? देखिए, ये डोमिसाइल का मतलब ये नहीं है कि उनको सभी को डोमिसाइल मिल जाएगा। अगर 10 लोग इंटाइटल हैं डोमिसाइल लेने के, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 लोग अगर आज इंटाइटल हैं डोमिसाइल लेने के लिए एज पर दीज रूल्स, तो उन 10 में से कितने लोग अप्लाई करना चाहेंगे? जिसको यहां पे अप्लाई करना है उसको अपना राइट अपनी स्टेट में छोड़ना है, उसको अपनी प्रॉपर्टीज, अपने सारे हकूक जो उसकी स्टेट में है वो छोड़ेगा तो यहां पे डोमिसाइल लेगा। इट हैज टू बी बाय सिलेक्शन। He has to select whether he wants to be domicile of Jammu and Kashmir or he wants to remain domicile of Haryana, हिमाचल, कहीं और का। और आज के दिन में आप हर्ष जी 371 आर्टिकल का रेफरेंस देते हैं नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था फॉर ट्राइबल, दोज आर टेकन टू बी द ट्राइबल एरियाज, जहां पे ट्राइबल्स के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की गारंटी देता है कि ट्राइब्स के राइट को अपने प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज दे हैव ए पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर, आप अपने आप को अगर ट्राइबल समझते हो सर तो फिर आपकी सोच में कमी है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अधिकार जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर का अधिकार, सारे ट्राइबल हैं। जम्मू कश्मीर का अधिकार, जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार नेशनल मेन स्ट्रीम का अब हिस्सा है, ये नहीं बदलेगा। आप कुछ भी, आप कोई भी पॉलिटिक्स करेंगे, ये नहीं बदलेगा। हम जम्मू, देखिए ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये दरिया अब समुद्र में चला गया, ये वापस दरिया नहीं बनेगा। अब आप इस चीज को सोच के रखिए। यहाँ के लोगों की प्रोटेक्शन की अगर बात है, उनको गुमराह करने की बात है, तो पॉलिटिकल सियासी फायदे के लिए कोई भी करेगा। मुझे उसमें मुझे उसमें कोई एतराज भी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे कोई इसमें एतराज भी नहीं है, आप लोगों ने भी पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन यहाँ के बच्चों को जो राइट्स मिले थे, उनके राइट्स जो हैं जितने महफूज हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, वो सारे के सारे महफूज हैं। जब ये डाटा आपके पास आएगा तो यू विल फील कि ये आटे में नमक से भी कम होगा। जो नई कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके बारे में आपको डाउट है, जो लोग अंदर कार्व इन होंगे। और जहां तक बात है कि पीआरसी को ही आपने डोमिसाइल क्यों नहीं बना दिया, ये भी क्वेश्चन है कि आप पीआरसी को ही डोमिसाइल बना देते, क्या जरूरत है उनको दोबारा अप्लाई करने की? क्योंकि उनको फिर जाना है तहसीलदार के पास, अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट तो पीआरसी ही दिखाना है। ये कॉमन नॉलेज है कि जम्मू कश्मीर में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीआरसीज जो फेक हैं या फिक्टिशियस हैं। पिछले 30 साल या उससे भी पहले का अगर आप देखेंगे, शेख साहब के सेकंड टेन्योर के बाद की बात है, जब दूसरी बार वो चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद, और खासकर मिलिटेंसी के बाद, अगर आप सेंसस देखें तो यू विल फील सरप्राइज्ड। मैं आई वाज स्टन्ड कि मिलिटेंसी के बाद कश्मीर में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, वहां पे पॉपुलेशन मैनी फोल्ड बढ़ गई, और जम्मू में उसी पीरियड में जो है पॉपुलेशन कम हो गई। उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि बड़े ज्यादा सर्टिफिकेट्स पीआरसीज फेक भी हैं, फिक्टिशियस भी हैं, उन लोगों के नाम पे हैं जो मौके पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, उन लोगों के नाम के ऊपर हैं जो इंटाइटल नहीं है। जब ये पीआरसी की प्रोसेस को डोमिसिलरी प्रोसेस पे शिफ्ट करने की बात आएगी, जब आदमी अपना पीआरसी लेके जाएगा तहसीलदार के पास कि ये मेरा पीआरसी है, मुझे इसकी बेस के ऊपर डोमिसाइल दो, वो पीआरसी चेक होगा रिकॉर्ड में। जो पीआरसी फेक और फिक्टिशियस होंगे उनको पीआरसी की बेस के ऊपर डोमिसाइल नहीं मिलेगा। ये एक प्रोसेस जो है स्क्रूटनाइजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, इसको होना ही ऐसे है। दूसरी बात जो हर्ष जी ने कहा, ये कंसर्न हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी का जेन्युइन कंसर्न है तो उसको आंसर दिया जाएगा, नहीं होगा तो हम उसको अगर चेंज भी करना होगा तो उसकी कोशिश करेंगे। जो लड़कियां जम्मू कश्मीर की जिनकी शादियां जम्मू कश्मीर से बाहर हो गई, क्या उनको अब जो है डोमिसाइल का राइट लेने का हक है?
क्योंकि पहले उनका पीआरसी प्रोटेक्टेड था हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद। जी हाँ, वो डोमिसाइल के लिए इंटाइटल हैं, ना सिर्फ वो इंटाइटल हैं बल्कि उनके बच्चे भी इंटाइटल हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप डोमिसिलरी सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन को देखेंगे, जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं उनके बच्चे भी इंटाइटल हैं डोमिसाइल लेने के लिए। बच्चों में लड़की और लड़का नहीं है। सो कोई भी ऐसा आदमी जो डोमिसाइल डिक्लेयर होगा, उसके बच्चे जो हैं वो भी इंटाइटल होंगे डोमिसाइल लेने के लिए। तो अगर मेरी बच्ची अगर किसी की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती है, शी विल बी इंटाइटल टू टेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग माय चाइल्ड। और जब उनको डोमिसाइल मिल जाता है तो उनके बच्चे भी डोमिसाइल ले सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है बच्चे होंगे डोमिसाइल के। उसमें मदर और फादर डिफाइंड नहीं है, अलग नहीं है। सो एक कैटेगरी ऑफ पीपल, हाँ ये ठीक है कि जो लड़की की शादी हो गई बाहर जम्मू कश्मीर से, उसका हस्बैंड डोमिसाइल नहीं बनेगा। वो तभी बन पाएगा कि अगर वो 15 साल के लिए जम्मू कश्मीर में अंदर आके रहना शुरू करेगा। लेकिन लड़की का राइट और लड़की के बच्चों का राइट जो है अब क्रिएट हुआ, क्योंकि आज से पहले ये सिचुएशन थी जिसके बारे में हम कंसर्न थे, हर्ष जी भी कंसर्न थे, हमने पहले एक बार डिस्कस भी यहाँ पे किया था दोनों ने, कि आज से पहले सिचुएशन ये थी कि लड़कियां जिनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी उनको तो पीआरसी मिल जाता था, प्रोटेक्टेड था, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके बच्चों को नहीं मिलता था और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एस्चीट हो जाती थी। अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज नहीं कर दें, किसी की डेथ हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी का प्रोविजन था, क्योंकि बच्चों को नहीं जाएगी तो वो एस्चीट हो जाती थी स्टेट को। आज के दिन में वो नहीं होगा। उन बच्चियों का राइट जो है आगे उनके बच्चों को ट्रेवल करेगा। और ये अभी एक तो नंबर कम है, दूसरा इसमें सिलेक्शन है, अपनी स्टेट को छोड़ के जम्मू कश्मीर में आना जो है। और बाकी स्टेट्स, मुझे लगता है बाकी स्टेट्स जो एडवांस्ड हैं, जिसमें डेवलपमेंट ज़्यादा है, उनको छोड़ के जम्मू कश्मीर में ज़्यादा लोग ऑप्ट करेंगे। मुझे सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी पे नहीं लिखती, लेकिन अगर कोई जम्मू कश्मीर में आके बसना चाहता है हिंदुस्तान के लोग, उनका स्वागत है यहाँ आने के लिए। हमको अपने दरवाजे जो है वो खुले रखने पड़ेंगे, दिलों के भी और घरों के भी। हिंदुस्तान को अगर बनाना है तो उसमें एक दूसरे के साथ जो है वो अदला बदली होगी। मैं सिर्फ लास्ट में एक लाइन कहूँगा, जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी अब सोचना पड़ेगा, उनको भी अपने पंख फैलाने पड़ेंगे, उनको भी बाहर वाली स्टेट्स में जाके नौकरियां जो है वो करनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। अगर बाकी स्टेट्स के बच्चे आपके पास आ सकते हैं, जो स्टेट्स के जो स्टेट आपके डोमिसाइल नहीं है वो नहीं आएंगे, लेकिन आपकी तो प्रोटेक्शन होगी ना सारी नौकरियों की। यहाँ पे जो बाहर के बच्चे हैं जो डोमिसाइल नहीं है वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे, लेकिन आप तो जा सकते हो, आप नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हो बाहर, क्यों नहीं जाओगे बाहर? जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, बच्चों को भी अब सोचना चाहिए कि उनको भी बाहर जाके नौकरियां करनी चाहिए। और आज ज़माना प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां कम है। 50,000 नौकरियों की बात हुई है, वी स्टैंड कमिटेड, 50,000 से ज़्यादा होंगी। 10,000 की इनिशियल प्रोसेस अभी शुरू हो गई। पीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट थी, पीएससी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट थी, बाकी इशू थे। आने वाले टाइम में ये कोरोना का मसला बन गया, अब इसको प्रोसेस को जो है वो स्पीड पेडलिंग करके जल्दी से जल्दी जो है वो इसको खत्म किया जाएगा। जो प्रॉमिस किए थे उन प्रॉमिसेस को पूरा किया जाएगा। रविंदर जी, संक्षेप में, सार में, जम्मू कश्मीर इज पार्ट ऑफ नेशनल मेन स्ट्रीम, उसके तहत हो रहा है क्या? देखिए, हमें तो कभी शक नहीं था कि जम्मू कश्मीर नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा तो कभी ना रहा हो। मैं समझता हूँ कि महाराजा हरि सिंह ने ही अंग्रेज़ों को कहा था कि आप छोड़ दो आज़ादी दो 1931 में। उसके बाद बड़ी बातें भी, और 47 में जम्मू कश्मीर एज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो कि बॉर्डरिंग पाकिस्तान था, उसने जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान को ऑप्ट किया। ये इतिहास में कोई भुला नहीं सकता कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान के साथ गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस वक्त की लीडरशिप, महाराजा के साथ साथ वो भी लीडरशिप, शायद वो यहाँ उनके नुमाइंदे हों या ना हों, लेकिन इतिहास को डिस्टार्ट करना वो इंसाफ नहीं होगा कि दे ऑप्टेड फॉर इंडिया और जिन्ना को जवाब दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे चाहे मुस्लिम मेजॉरिटी है। मुसलमान लीडरशिप ने ही कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। उसके बाद की बातें अलग हो सकती है। दूसरी बातें, सेठी साहब ने लास्ट में एक दो सच बोला कि युवाओं को दिखाया कि अब आपको इधर जाना है, आपको यहाँ जॉब जितने हैं वो हैं और बाहर के लोग आएंगे। यही हम कहना चाहते हैं। हमने कब कहा कि आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं, आपने विस्तार से आप बताया कि ये सारे लोग हकदार हो गए। फौज की बात तो आप बड़े करते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार थी, ये कौन भूल गया कि जब फौजी मरता था अपनी रियासत उसको 20-20, 50-50 लाख रुपया उनको जो है वो रिकग्निशन के तौर पे देती थी। यहाँ का जो बाशिंदा, यहाँ का फौजी भी यहाँ पे मरता था, ये चुप रहे इनकी सरकार में
कि उसको 2 लाख रुपया भी कभी उसके परिवार को नहीं दे सके, क्योंकि इनकी सहयोगी पार्टी नाराज हो जाती थी। यहाँ जो मरते थे, देश के लिए कुर्बानी देते थे, कभी 1 रुपया भी इनकी सरकार उनको दे पाई। इसलिए सिर्फ फौज के नाम की बात करना और फौजियों की बात, फौजियों के लिए अधिकार नहीं है। लेकिन जब गवर्नर रूल था, एक कानून उस वक्त ये भी बना था कि जो सिविल सर्वेंट IAS अधिकारी बड़े बड़े अफसर थे, उन्होंने अपने बच्चों के लिए नॉमिनेशन का प्रोविजन रख लिया कि इनके बच्चे डॉक्टरी इंजीनियर के लिए, क्योंकि ये कोरोना की तरह जंग लड़ रहे हैं AC दफ्तर में बैठ करके, और इसलिए इनके बच्चों को ज़रूर नॉमिनेशन का अधिकार होना चाहिए। MBBS में जो फौजी है उसके लिए अधिकार नहीं है। कौन सा रियासत है यहाँ पे यहाँ का फौजी सर्व करता है 10 साल? अगर सेठ साहब बता देंगे, मैं मान जाऊँगा कि उनको वो वहाँ नौकरी करने के 10 साल कंप्लीट किए, उनके बच्चों को डोमिसाइल मिल जाता है और वहाँ का हकदारी हो जाता है, मेरे नॉलेज में कम से कम। उनको उसके बाद मंशा दिखानी है, 15 साल रहना है, फिर उनके बच्चे अधिकारी बनते। यहाँ तो फौज के लिए अलग बात है। आपने वो तमाम लोग इस कैटेगरी में जो कहते हैं 15 साल, इसमें क्या है? एनी डॉक्यूमेंट सच एज राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लेबर कार्ड और एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाई डिप्टी लेबर कमिश्नर। एम्प्लॉयर दे देगा ये 15 साल, चाहे वो यूपी में बैठा है। हालांकि इनको फेक PRC का एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ तो उनका था जो कहते थे कि 370 की वायलेशन है। कुछ लोग जो वो 2 नंबर से उन्होंने PRC बना दिए। मुझे खुशी हुई सेठी साहब को भी उसका एतराज़ है कि फेक PRC थे। कमीशन भी बनाया गया, लेकिन उस कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। पॉलिटिकल प्रेशर में कमीशन था। किसकी गवर्नमेंट थी? गवर्नमेंट नहीं, प्रेशर था कि बाहर के फेक, क्योंकि 370 की और सेक्शन 6 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन से फेक PRC बने थे। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कितने लोगों को निकाला गया? वो फेक इसलिए थे कि वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, ये नहीं कि जिंदा नहीं थे, लेकिन वो थे ऐसे कुछ लोग। लेकिन यहाँ तो अब सारी गुंजाइश है। एम्प्लॉयर लिखेगा कि ये मेरा वर्कर रहा 15 साल से, और वो जहाँ काम करने के लिए आया, इस इंटेंशन से नहीं आया। इसी तरह से एनी अदर डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, एनी अदर डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकते हैं? कितने लोग इसी रास्ते से बन जाएंगे। और इसके अलावा जो आपने कैटेगरी की है कि 10 साल उनके माँ या बाप ने किया है, वो नौकरी के लिए आए थे, वो यहाँ रहने के लिए नहीं आए। और ये भी नहीं कि वो यहाँ भी अधिकार लेंगे और अपनी स्टेट में वहाँ हैं, वो कहीं नहीं लिखा कि आप तर्क करो। यहाँ पे किसी का मेंशन नहीं है कि दे विल हैव टू डिक्लेयर देयर सेल्फ के दे विल नॉट बी। ठीक है, डोमिसाइल लोग यहाँ भी हैं, कहीं वहाँ भी हैं, PRC भी हैं, मुझे भी पता है, इसलिए ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो ये फ्लड गेट्स खोले हैं, जो आपकी कथनी और करनी, उसमें अंतर जो है वो सामने नजर आ गया कि आपने बाहर की वो कैटेगरी के लोग, जो लोग कल तक आप कहते थे कि नौकरी और किसी के अधिकार ही नहीं होंगे, वो यहाँ पे हकदार बन गए। ये माने, युवाओं पे जाएं, जनता के पास जाएं, और उसके बाद कितना स्वागत होता है वो इनको फेस करना है। अगर वो ये समझते हैं कि इसे, लेकिन हम नहीं समझते कि हम मुख्य धारा से कभी बाहर है। हाँ, हमें जम्मू कश्मीर में एक मखसूस और खसूस राइट था, वो यहाँ की नौकरी और बाकी अधिकार थे, लेकिन यह कि उसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी अधिकार जो है वो देश के अंदर थे। उस एडिशनल एक राइट्स को इन्होंने ख़त्म किया है। और बाहर के जो साथी हमारे हैं, हम नहीं कहते कि वो इस देश के हिस्सा नहीं है, लेकिन कई रियासतों का आप कहते हैं क्योंकि संविधानिक प्रक्रिया है नॉर्थ ईस्ट या उसका, इसलिए वो जायज़ है। और यहाँ पे इतना बड़ा इतिहास हो, इतनी बड़ी उस वक्त की सोच हो कि उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को, जिन्ना को जवाब दे दिया, और उन लोगों को आप कहते हैं कि नहीं वो गलत है। यहाँ बिल्कुल कुछ देर के लिए वो महफूज नहीं रखना चाहिए था, और फिर डिसबैंड भी करना चाहिए था, डिवाइड भी करना चाहिए था, रियासत भी खत्म करनी चाहिए थी। सेंटर का अधिकार तो वही रहता है, स्टेट आप गवर्नर रूल के तहत भी आपका अधिकार रहता, लेकिन आप ये यूटी बना करके ये कहा कि हम आपको वो औकात बताएंगे कि आप क्या कर लेंगे, शायद मैं ये समझता हूँ। और अब जो है 1 करोड़ 30 लाख लोग जो इस रियासत के हैं जिनके पास PRC था, उसमें से मैक्सिमम लोगों के पास स्टेट है। अब हम सबको जो है वो लाइन में फिर लगना है, चाहे आप लिखेंगे सिर्फ PRC, वो हमें पता है कि फिर तहसीलदार के ऑफिस से आपने पहले भी कहीं लिखा 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट मिलेंगे,
लेकिन दो कौन साल सी नहीं, चीज 3 साल नहीं मिलते। चीज मिलती है और सीध नहीं देते। गरीब आदमी डरता है कि उसको पैसे देने पड़ते हैं। आज लूट खसूट जो है वो हम सबको मान लेना चाहिए, चाहे ये भी सत्ता में रहे, ये भी रहे, हम भी रहे। लेकिन ये बात ठीक है, सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो लोगों की वहाँ रेवेन्यू कम्प्लेक्स तहसील ऑफिस में होती है, तमाम राशन कार्ड लेने के लिए, तमाम इन चीज़ों के लिए। आपने फिर लाइन पर लगा दिया। आप एक लफ्ज़ से लिख सकते थे कि PRCs जो एग्जिस्टिंग है दे विल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल, उनको आप ट्रीट करिए। और आज आप नौकरियां निकाल रहे हैं, चाहे आपने कह दिया, लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से लाइनें लगती हैं इस कोरोना के बीच में भी। कैसे आप रोकेंगे? कई जगह कई दुकानों पे लाइनें लग रही हैं, क्या कर लिया आपने? वैसे तो कहते हैं एक गाड़ी में 3 आदमी नहीं होने चाहिए, चौथा हो तो कार पकड़ाते हैं, लेकिन उस लाइन पे 500 आदमी खड़ा है। देश के सारी सरकार देख रही है, जहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? वहाँ से कोरोना फैले तो फैले। इसीलिए ये कोरोना के बीच में हम सबको लाइन में खड़े होना है। और शायद बीजेपी वालों को घर पहुंच जाएंगे, सरकार है, इतना डर है। रविंद्र जी, समय की बाकी सीमा है, जो हर खतरा जी, है, हर जी, हमें यहाँ से गरीब आगे- आदमी का फिक्र है। यहाँ से आगे क्या देखिए, चुनौती। रविंदर जी ने जो बात कही है, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि ये बिल्कुल फ्लड गेट्स खोलने वाली बात होगी। क्योंकि आप किसी से भी लिखवा के ले आएंगे, एम्प्लॉयर से कहीं से भी लिख के दे देगा वो कि आप के लेबर है, जी, आप एंटाइटल हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून जो बना है डोमिसाइल लॉ का वो कह रहा है। अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट की बात मैंने किस लिए की थी, अब सेठी साहब ले गए उसको कि वो ट्राइबल हैं, उनको स्पेशल प्रोविजंस हैं, उस बात का कोई एतराज़ नहीं है, दीजिए। मैं ये कहता हूं कि वहां डोमिसाइल कैसे मिलता है? वहां तब तक डोमिसाइल नहीं देते हैं जब तक कि आप साबित ना करें कि आप परमानेंट रेजिडेंट भी उस स्टेट के हैं। चाहे अरुणाचल की बात है, चाहे मिजोरम की बात है, चाहे नागालैंड की बात है या मणिपुर की बात है, दे डोंट गिव यू डोमिसाइल। जिस तरीके से हम ऐसे टाफियों की तरह बांट रहे हैं, आजा भाई तू भी ले जा, तू भी ले जा, और सब जब लेंगे, इससे यहां की ना केवल सिक्योरिटी को रिस्क होगा बल्कि यहां के नौजवानों के लिए भी एक मुश्किल बनेगी। आपने ये बात कही है कि उनको वहां का छोड़ना पड़ेगा, इस बात का जिक्र कहीं भी कानून में नहीं है। आप कानून में ये मेंशन कर दीजिए कि जो यहां की लेगा वो वहां छोड़ देगा। डॉटर्स जो हैं, जो बाहर मैरिड हैं, उनके बारे में भी अगर एक लफ्ज इस रूल में लिखा जाता कि जो बाहर डॉटर्स मैरिड हैं, उनके बच्चों को भी सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। क्यों हम एक्सप्रेसली ये प्रोविजन रूल्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं? ये कुछ एक खदशात हैं लोगों के जो हम बयान कर रहे हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये आम जनता की बात है। अब आप कहते हैं जो बाहर से आते हैं जी, 10 साल से जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए, 15 साल से जो यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे जो रिफ्यूजीज हैं उन्होंने तो 70 साल इंतजार किया, आप उनको 70 सालों को दे रहे हैं, बाद दे रहे हैं। हालांकि वो यहाँ के बशिंदगान रहे, और जो लोग 10 साल आएंगे और बाद में वापस चले जाएंगे अपने वहाँ, वापस चले जाएंगे, जो उनके बच्चों को भी यहाँ मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि 10वीं और 12वीं उन्होंने यहाँ पास की है। रहे वो यहाँ या ना रहे, लेकिन डोमिसाइल जो है वो जम्मू कश्मीर के बन जाएंगे और यहाँ की मुलाजमत में वो भी हिस्सा लेने लगेंगे। इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं सबसे बड़ी बात पूछना चाहूँगा, आज क्या ज़रूरत है ऐसे माहौल में जब यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, इतने कानून बनाने की? रीऑर्गेनाइजेशन आपने किया, पार्लियामेंट ने कानून पास किया, हम इस बात को मानते हैं। आपने बहुत सारे कानून रिपील किए, हमने कहा ठीक है, पार्लियामेंट को अख्तियारात हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हुकूमत किसी की नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट कानून बनाए। कुछ रिपील किए उस वक्त, कुछ नए बनाए, हमने कहा अच्छी बात। लेकिन 5 अगस्त के बाद भी ऑफिसर कानून बना रहे हैं। सेठी साहब तो बहुत बड़े लॉयर हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून बनाना लेजिस्लेचर का प्रेरोगेटिव है। लेजिस्लेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर, नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। Executive authority can exercise this power only in an emergency situation. अब कौन सी आपको इमरजेंसी थी? आपने 5 अगस्त के बाद भी कितने कानून बनाए? 138 कानून बना दिए। एक बनाते
बहुत मजबूरी हो गई है। आपने 138 कानून बाय वाइड एसओ 1229 138 कानून एक साथ आपने बना दिया जम्मू कश्मीर के। क्या करेंगे यहाँ के आपने नुमाइंदे किस लिए चुनने हैं? लेजिस्लेचर का प्रावधान तो आपने रख दिया कि हम सीटें बनाएंगे 90, यहाँ का लेजिस्लेचर बनेगा, उनको अख्तियारात होंगे, उनके लिए तो आपने कोई छोड़ा नहीं है। कानून तो आपने आपके अफसरों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने बना दिए। जो प्रेरोगेटिव लोगों का था, कानून चुने हुए नुमाइंदे इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका राफ्ता है। एक बाहर, माफ कीजिएगा, एक बाहर का ब्यूरोक्रेट आके कानून हमारे लिए बनाएगा। एक आदमी जो डुडू बसंतगढ़ में रहता है, शायद इन ब्यूरोक्रेट्स को उसका नाम भी पता नहीं होगा, डुडू बसंतगढ़ का कभी सुना नहीं होगा। पाडर में रहता है, स्वर्णकोट में रहता है, मड़वा दक्षिण में रहता है। उनकी क्या पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं ये यहाँ के लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। और इसीलिए हमारे संविधान ने चुने हुए नुमाइंदों को और लेजिस्लेचर को अधिकार दिया है कानून बनाने का। आप तो हर रोज नया कानून लेके आ जाते हैं। कम से कम 87 लोग चर्चा तो करते हैं, बहस करते हैं। जो बहस के बाद कानून बनना चाहिए वो एक क्लर्क कानून आज की तारीख में बना रहा है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपा जाता है। आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए, आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है आज की तारीख में। क्या इस बात का जवाब नहीं देना होगा इस सरकार को? क्या हमें संविधान के मुताबिक नहीं चलना है? क्या जम्मू कश्मीर को वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मुहैया नहीं है जो बाकी रियासतों को आपने दी है? आपने 5 अगस्त को कहा था 90 सीटें, फौरी तौर पर डिलिमिटेशन बैठ जाएगा और इलेक्शन होगी, नई सरकार मिल जाएगी। 10 महीने हो गए, रियासत भी मिल जाएगी। आज तक एक स्टेप तक नहीं लिया गया। डिलिमिटेशन बनाने में 7 महीने लगे एक मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए आपको, और 10 महीनों से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि आप जमहूरियत को शायद यहाँ बहाल ही नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पावर लोगों के हाथ में जाए। भाषण देना एक अलग बात है, टीवी के ऊपर आकर बड़े बड़े ऐलानात करना एक बात है, लेकिन जमीनी सतह के ऊपर जो हमारे अधिकार हैं, जो संविधान ने हमको दिया हुआ है, उसको लोगों को प्रदान करना दूसरी बात है। और आज की तारीख में जिस तरह हो रहा है, मैं कहता हूं डोमिसाइल भी थोप दिया। 4G की बात आई, उन्होंने कहा नहीं देंगे, आप जो मर्जी कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर ही सबसे पीसफुल स्टेट रही। अब जब सारी स्टेट्स में जब वो NRC का मसला चला, जब CAA का मसला चला, कौन सी स्टेट है जहां वायलेंस नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में सब शांतिपूर्वक तरीके से चला। आपने तब भी यहाँ 4G बंद किया। दिल्ली में एक दिन के लिए ऑर्डर किया था, 24 घंटे के अंदर अंदर वो वापस सरकार को ऑर्डर लेना पड़ा। लेकिन यहाँ लोगों को इस तरीके से आपने दबा के रखा हुआ है कि जो बोलेगा वो गया। हर जी, समय की सीमा है हमारे पास। सुनील जी, 2 चीज़ें जो खदशात उन्होंने उठाए हैं, करप्शन की बात की है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑफिसर्स ही कानून बना रहे हैं। मैं सर दो मिनट जी, जी। में ही इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो बात ये हुई कि जो एम्प्लॉयर्स वो सर्टिफिकेट दे देंगे कि मेरे पास कौन सा एम्प्लॉई है और उसकी बेस के ऊपर जो है वो इशू हो जाएगा डोमिसिलरी सर्टिफिकेट, और उसमें करप्शन हो जाएगी। कोई सर्टिफिकेट वैसे फेक दे देंगे बगैर बंदे के। यहाँ पे रविंदर जी ने पढ़ा है उसको, आपके सामने इन्होंने पढ़ी है नोटिफिकेशन। उसमें है कि एम्प्लॉयर का जो सर्टिफिकेट है दैट विल बी वेरीफाइड बाय डिप्टी लेबर कमिश्नर। देखिए, जो भी एम्प्लॉयर कहीं पे इंगेज होता है उसका रिकॉर्ड बनता है लेबर कमिश्नर के ऑफिस में। और अगर कोई एम्प्लॉयर, अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में ये आदमी काम कर रहा है, तो उसको मेरे को 15 साल का फैक्ट्री का रिकॉर्ड जो लेबर कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड है उसको देना है। वो वेरीफाई वहां से होगा। हर चीज में चेक्स इसमें बीच में ही रखे हुए हैं नोटिफिकेशंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बगैर चेक्स के जो है वो बांटे जाएंगे। ये मुफ्त के मूंगफली नहीं बांटने वाला काम है डोमिसाइल वाला। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये कम्बरसम प्रोसेस होगी, करप्शन होगी। भाई साहब, हमने तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आप तो ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको तहसीलदार के ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है? आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है। आप अपना अप्लाई जो है ऑनलाइन कीजिए, अपने PRC की कॉपी जो है उसके साथ लगाइए, तहसीलदार के पास भेज दीजिए। ये पहला प्रोविजन है। मैंने जो देखा है ये पहला प्रोविजन है कि जिसमें 1 हफ्ते के बीच में अगर आपकी एप्लीकेशन
डिसाइड नहीं होती डोमिसाइल के लिए, तो तहसीलदार को 50,000 रुपया एक केस में अपनी जेब से देना है। जो अथॉरिटी है उसके ऊपर पेनल्टी है कि एक हफ्ते के बीच में एक हफ्ते के बीच में अगर नहीं करता है तो उसको पैसे देने हैं, पेनल्टी देनी है। सो इसमें ये चीज कि इसमें कोई डिले हो जाए, डिफिकल्टी आ जाए, उसके चांसेस जो है वो नहीं लगते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू होगी और अगर उसमें कोई डिफिकल्टी कहीं पे आती है तो बताइए। एक में हरजी को जो उन्होंने कहा कि बच्चियों की बात की, जो नॉन पीआरसी से शादीशुदा है, क्या उनके बच्चों को मिलेगा, क्लेरिफिकेशन की क्या जरूरत है भाई साहब? नोटिफिकेशन ही क्लियर आप दीजिए ना, किसी लड़की का अप्लाई कीजिए। कोई रिफ्यूज करेगा मुझे बताइए, कौन रिफ्यूज करेगा? जब प्रोविजंस जो है वो कानून के ठीक हैं तो उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4G के बारे में आपने बात की, मसला सुप्रीम कोर्ट में गया। ये कहना कि यहाँ पे 4G होना चाहिए, नॉर्मल सी है, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने देखी। सुप्रीम कोर्ट में क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने देखी सारी चीजें। गवर्नमेंट ने क्या कहा वो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखी और सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसके ऊपर जो है ये ओपिनियन देने का, डिसाइड करने का राइट्स जो है ये उन एजेंसीज को है जो कि वहां पे काम कर रही हैं कश्मीर में। उनके इनपुट्स लेने के बाद कमेटी डिसाइड करेगी। ये हमारे लिए यहाँ पे बैठ के, जम्मू में बैठ के कहना कि यहाँ पे नॉर्मलसी है, आए दिन कश्मीर में वारदातें होती हैं। पीछे अभी व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप जो है वीडियो आया था कि जिसमें मिलिटेंट्स जब घेरा गया, जब मिलिटेंट्स घेरा गया तो वो सभी को कॉल कर रहा था कि बंदों को वहां पे भेजो। आपने कंधार की बात की भाई साहब, आपने चेयरमैन साहब को पूछिए, पैटर्न आपके कितने पाकिस्तानियों के केस उन्होंने आर्गू किए? क्या है? तो वकील हैं। तो वो वकालत नहीं है, उसमें फीस लेके करते हैं क्या? फीस लेके करते हैं क्या? मिनिस्टर छोड़ने फीस गया लेके थोड़ी करते हैं। हर मिलिटेंसी के केस में वो आते हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, लैंड के लिए नहीं है। देखिए लैंड के बारे में सिर्फ एक चीज क्लियर कर दूं, लैंड के बारे में नोटिफिकेशन आनी है, लैंड के बारे में नोटिफिकेशन आएगी। इस और लैंड की नोटिफिकेशन जब आएगी, लैंड के बारे में जो नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी बाहर से आकर यहाँ लैंड के बारे के ऊपर कब्जा कर देखिए, सकता लैंड है, के बारे में लैंड ले सकता है। लैंड के बारे में नोटिफिकेशन आएगी और मुझे लगता है वो जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगी। इस वक्त कोई कानून नहीं है और उसमें वो तो 5 अगस्त के बाद भी आप कह सकते हो, लेकिन किसी ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। 10 लेकिन कौन सी रजिस्ट्री हुई? से कानून ही क्या नहीं है किसी ने जिस नॉन राज्य पीआरसी ने में, रजिस्ट्री उसको करवाई? आप क्या कहेंगे? अंधेर नगरी नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई। क्या ये अंधेर नगरी नहीं है कि 10 है, महीने से उसमें जमीन का वेट है। कानून नहीं है? देखिए तब तो इसीलिए जॉब्स जो है वो रुकी थी, इसीलिए जॉब्स रुकी थी। ये आप जो कहते थे कि ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये जो अलॉटीज हैं कस्टोडियन की प्रॉपर्टी की, आपके मैनिफेस्टो में था कस्टोडियन के, ये जो कस्टोडियन कस्टोडियन डिपार्टमेंट खड़ा वैक्यू लैंड है जिसके पास, हाँ, ये इनको अलॉट की जाएगी। आपका मैनिफेस्टो था ये इलेक्शन का। उसका डोमिसाइल के साथ क्या लेना देना? नहीं, डोमिसाइल के साथ लेना देना क्यों नहीं है? आप तो वो लोग discussion- यहाँ बसे हुए आप तो हैं, नहीं, अब वो डोमिसाइल यहाँ हो भाई गए तो साहब, लैंड्स जो है वो अलाटी सारी उम्र रहेंगे। ईपी अलाटीज क्या बाहर बात वाले है? नहीं हैं, वो जम्मू कश्मीर वाले हैं। उनको हक दो वो ना। डोमिसाइल के जो साथ नहीं आपने है। इनका कहना था, वो डिफरेंट, इनका सवाल सुनिए। देखिए भाई साहब वो डिफरेंट कि इशू है। आपने कहा था उनको आप हक उसको देंगे डोमिसाइल बात के साथ जोड़ रहे हो, वो नहीं, डिफरेंट उनका हक इशू क्यों है। नहीं दिया? वो भारतीय जनता पार्टी का उसमें सैद्धांतिक हमारा स्टैंड है कि वैक्यू प्रॉपर्टी को खत्म होना चाहिए डिपार्टमेंट, और राइट जो है जो ऑक्यूपेंट्स को मिलना तो चाहिए। है, लेकिन सरकार आपकी जम्मू कश्मीर में रही, दिल्ली में रही, आज तक आपने कुछ नहीं किया। विवेक जी, सिर्फ मैं एक लास्ट में कहूंगा, लास्ट में ये कहूंगा कि आज के दिन में ये कहना कि ऑफिसर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत है। लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। ये जो आप 229 का जिक्र करते हो, ये पार्लियामेंट ने पास किया। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का फॉलोआउट है। मैं मुझे क्लियर करने दो, ये ऑफिसर्स जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको डेलीगेटेड पार्लियामेंट के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है या मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है या नहीं होती है? मेरी बात सुनिए, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पावर्स एक्सरसाइज होती है ब्यूरोक्रेट मेरी से, बात सुनिए। जो ब्लैंक्स को फिल करने के लिए होती है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके अंडर डेलीगेटेड पावर्स में हुआ। उसमें सैकड़ों कानून रिपील हुए। हम कहते हैं पार्लियामेंट ने किए, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है। लेकिन उसके बाद 138 नए कानून जो लाए गए, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में है, उसी में एक्ट में, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही पढ़िए, उसमें डेलीगेटेड पावर्स हैं। नहीं
पर तो ऑफिसर्स पावर नहीं है क्या? ऑफिसर्स मान वो लीजिए। पावर्स इस्तेमाल तभी भाई करेंगे जब कोई इमरजेंसी जब होगी। आप मिनिस्टर थे तब भी डेलीगेटेड पावर्स एक्सरसाइज होती थी। नो। कैसी बात आप करते हैं? एक्ट हर नहीं चीज बना में हुआ। सकते हैं, आप एक्ट नहीं बना सकते हैं। एक्ट नहीं, एक्ट के अंदर डेलीगेटेड पावर्स हैं। देखिए वो पावर्स ही डिफाइंड 138 है। एक्ट बने हैं। मैं कहने रूल्स का की भाई, भी ये रेगुलेशंस की बात पार्लियामेंट नहीं ने कर रहा हूं। पावर्स को delegate किया है। डेलीगेटेड पावर्स देखिए, के इनका तहत कहने आप का मतलब रेगुलेशंस ये है कि आप बनाइए। लोगों की डेलीगेट You पावर जो cannot create new acts. अगर You आपको cannot repeal अगर old आपको ये acts. लगता है कि उन्होंने ऐसी पावर एक्सरसाइज की जो उनको डेलीगेटेड नहीं थी, चैलेंज करिए उसको। नहीं, बात ये नहीं है, कर बात सकते ये है क्योंकि कि वो क्या डेलीगेटेड challenge? है। लोगों की क्या सर, ये एस्पिरेशन डिबेट बहुत आगे जाएगी। Citizen We are- we are- क्या we are- challenge we are करेंगे? short- we are short of Debate in time. the We are- discussion. we are short of time. इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोमिसाइल को लेकर नोटिफिकेशन आ गई है, और जिस तरह सेठी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब राष्ट्र का मेन स्ट्रीम का हिस्सा है, और ऐसे में आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के हर नागरिक को समान अधिकार यहाँ पर मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो नॉर्म्स रखे गए हैं 15 ईयर्स या फिर जो 10th और 12th के हैं, कहीं ना कहीं जो उनको क्लेम करना चाहता है, कहीं ना कहीं उस पर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जिस तरह यहाँ मानना था कि फेक PRCs लिए गए हैं, उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। जो चुनौतियाँ हैं खासकर उसको एड्रेस करने की आवश्यकता, और खासकर युवाओं के लिए द स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन प्रयास ये होने चाहिए कि अब पूरे भारतवर्ष में जाकर नौकरियाँ तलाशें, और ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह ये अनफोल्ड होगा ये नोटिफिकेशन, और किस तरह PRC को हटाकर जो अब डोमिसाइल की प्रक्रिया यहाँ पर आएगी, तहसीलदार के पास जाएंगे, कितनी इसमें आने वाले दिनों में किस संजीदगी से इस पर काम करना होगा, ये देखने वाली बात है। सुनील सेठी जी, रविंद्र शर्मा जी और हर्षदेव जी, आप इस विषय पर अपने कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।